नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज कांग्रेस की होगी, सरकार की भी होगी, लेकिन साथ ही इस वक्त समूची दुनिया देख रहे उन विस्थापितों को जो लगातार यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं। खास रिपोर्ट उस पर है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी अपने सबसे बड़े मीटिंग में इकोनॉमी के मद्देनजर, अर्थव्यवस्था के मद्देनजर इस मीटिंग को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग इस मायने में है क्योंकि दुनिया में मंदी की वजह से जो असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है उसमें क्या ये भारत के लिए एक मौका है। इसलिए तमाम कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, वित्त सचिव, वित्तीय सलाहकार, फिक्की, जितने भी संगठन हैं जो कि वित्तीय तरीके से भारत सरकार के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, और जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनसे मुलाकात कल वो करने वाले हैं। उसमें मुकेश अंबानी, साइरस मिस्त्री, अरविंद पकड़िया जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, रघुराम राजन, सुनील मित्तल, गौतम अडानी, चंदा कोचर, ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल कल की मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। तो वह हर जहन में सवाल होगा क्या वाकई कल अगर इस रूप में बैठक होने वाली है तो उसके मतलब क्या है और आज की स्थिति में अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाती है। हम आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखलाते हैं कि इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था किस रूप में तैयार है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और, ये तस्वीर बतलाती है कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें उन्होंने खर्च सिर्फ 37 करोड़ रुपए किए हैं, 37 करोड़ 22 लाख किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की स्थिति हम आपको बतलाते हैं। ये स्थिति आगे निकल गई, फिर से लौटेगी। दरअसल मनमोहन सिंह ने 676 करोड़ रुपए खर्च किए 73 विदेशी दौरों में। ये 10 बरस का आंकड़ा है। लेकिन अगर आप औसत निकालेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की औसत यात्रा पे 2 से 2.5 करोड़ खर्चा होता रहा, लेकिन मनमोहन सिंह की यात्रा पे 9 करोड़ खर्चा रहा। 9 करोड़ खर्चे का मतलब यह है कि 73 विदेशी यात्रा में 676 करोड़, और सबसे महंगी यात्रा मैक्सिको की थी जिस पे 26 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये एक तस्वीर बतलाती है कि किसी भी स्थिति में जो विदेशी यात्रा रही है, और विदेशी यात्राओं का खाका हमने इससे पहले भी लगातार टटोला है, उसमें इस बात का जिक्र है कि दरअसल तमाम प्रधानमंत्रियों की जो भी विदेश यात्रा रहती रही है उसके मद्देनजर किसी भी हालत में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में उतना खर्च हुआ नहीं है। लेकिन सवाल एक दूसरा है। सवाल यह है कि इस देश की इकोनॉमी पटरी पर है या नहीं है। और स्थिति देख लीजिए, इस देश के भीतर कई ऐसे मौके आए जिसमें बार बार कहा गया कि चकाचौंध की दिशा में देश बढ़ रहा है, लेकिन आज की स्थिति में इकोनॉमी कहां पर खड़ी है। यह तस्वीर बतलाती है कि अर्थव्यवस्था डामाडोल तो है, क्योंकि 2015-16 की पहली तिमाही में विकास दर घटने के असर को सरकार ने भले खारिज कर दिया, लेकिन अब असर दिखने लगा है। शेयर बाजार आज 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया, तो रुपया 2 बरस के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसेक्स 25,000 के मनोवैज्ञानिक बेंचमार्क से नीचे आ गया। यानी विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशक भी अब बिकवाली के मूड में है, और सरकार निवेशकों का भरोसा जीत नहीं पा रही। और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 66 रुपए 78 पैसे तक पहुंच गई। यानी महंगाई का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि रुपए में गिरावट से इंपोर्ट पर सरकार पर खर्च बढ़ेगा ही, और इसका भार आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। यानी सूखे से हालात बिगड़ने की आशंका के बीच दाल प्याज से लेकर बाकी सब्जियों के महंगे होने से आम आदमी पहले से हलकान है, और अब शेयर बाजार और गिरते रुपए से उसकी परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल जिस नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास की बात करते रहे और जो सपना दिखाते आए, वो सपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दरवाजे पर जाकर टूट रहा है, या कहीं उसकी हवा भी निकल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो उसकी एक्सक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट बतलाती है लोअर मिडिल इनकम देशों में कई मोर्चों पर भारत फिसड्डी है। सामान्य सेवाओं और बुनियादी ढांचों के मामले में 38 देशों में से भारत का नंबर 27वां है। रोजगार और मजदूरों को मुआवजे के मामले में 36 देशों में से भारत का नंबर 32वां है। शिक्षा एवं कौशल के मामले में, यानी जिसे स्किल का जिक्र करते हैं, उसमें 31 देशों में से भारत का नंबर 25वां है।
हालांकि भ्रष्टाचार जैसे कुछ मुद्दों पर भारत की रैंकिंग बेहतर जरूर हुई है, लेकिन सवाल उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी के आसरे विकास के रास्ते देश को उड़ान भरनी है, और प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री के दावे का है। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल अर्थव्यवस्था डामाडोल है। आज तक ब्यूरो। तो क्या यह कहा जा सकता है कि कल की बैठक वाकई महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें लिखना पड़ा कि जोर लगा के हईशा है? इसलिए क्योंकि कल की बैठक अगर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देखें तो वाकई बड़ी बैठक है। उसका महत्व समझिए जरा। दरअसल इस बैठक में 27 बिजनेस लीडर, बैंकर, अर्थशास्त्री की मौजूदगी है। कल जो बैठक होने वाली है, इसमें फहरिस्त में देखें तो दुनिया की मंदी के मद्देनजर भारत लाभ उठा सकता है किस रूप में, इस पर भी चर्चा होनी है। और जो मुश्किलात है चर्चा उस पर भी होनी है। रुख क्या होगा उस पर चर्चा होनी है। कॉर्पोरेट, बैंकर और नीति निर्माताओं में तालमेल कैसे बैठाया जाए, चर्चा इस बात को लेकर भी होनी है। और इतना ही नहीं बल्कि इस बातचीत के दौर में इस बात पर खासतौर से CIA और FICCI का नजरिया क्या है उसको भी देखने की दृष्टि है। इस दिशा में बात होगी। इसमें तमाम लोगों की मुलाकात, बातचीत, चाहे वो वित्तीय सचिव हो, चाहे वो वाणिज्य सचिव हो, चाहे वित्तीय सलाहकार हो, सभी की मौजूदगी है। RBI के गवर्नर की मौजूदगी भी इसमें रहेगी। इसका मतलब बहुत साफ है कि इस बैठक के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री मोदी उस दिशा में देखना चाहते हैं जहां उस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ, विकास के मद्देनजर आगे बढ़ना है। लेकिन संयोग देखिए, आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे, अगर उस तारीख को लौट जाइएगा, वो 27 तारीख थी, 27 मई 2014। 27 मई 2014 को जो सेंसेक्स था 24,893.80, आज की तारीख में बिल्कुल वही है, 24,893.8 है। ये 7 सितंबर है। यानी सेंसेक्स को लेकर जो उड़ान इस दौर में भरी गई, दोबारा उस स्थिति में आकर खड़ी हो गई है जहां पर सरकार की शुरुआत हुई थी। उस सरकार के लिए बेचैनी का सबब है। लेकिन सरकार का एजेंडा बहुत साफ, अगर विकास का है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर पहली बार हलचल मची हुई है। हालांकि आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री आए राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी ने कहा, आगे से आप हमें ही सीधे बोलिएगा जो कहना है। इसका मतलब है कमान उनके हाथ में हो ना हो पद के तौर पर, लेकिन कांग्रेस वही देख रहे हैं, वही चलाना चाहते हैं। और शायद इस दृष्टि से पहली बार एक और नजरिया सामने आ रहा है। संघ भी विकास की बात करने लगा है और कांग्रेस के भीतर हिंदुइज्म का जिक्र हो रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। वैष्णो देवी में संचालित हेलीकॉप्टर यात्रा पर जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्विस टैक्स बढ़ाया तो विरोध में कांग्रेस तो उतरी ही, बीजेपी ने भी सहयोगी PDP को कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं की। दरअसल हिंदू तीर्थयात्रियों पर जजिया टैक्स लगाने का जो कलंक मुगलिया बादशाह औरंगजेब के माथे पर हमेशा चस्पा रहा है, बीजेपी नहीं चाहती कि उसी जजिया कर के बहाने कांग्रेस उसे हिंदू विरोधी घोषित करे। दरअसल वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर किराए पर सर्विस टैक्स 12.5% तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सामने आया तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं की और इसी बहाने कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के अपने एजेंडे को और बढ़ा दिया। There is no question that if anybody is even semi-able-bodied, he will not use a helicopter as it is. He is using it because he cannot do it otherwise. यानी कभी हिंदू हित की बात करने वाली बीजेपी अब विकास के एजेंडे के आसरे वोट बैंक साधना चाहती है, तो कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व के आसरे अपना छिटका वोट बैंक वापस पाना चाहती है। इसी कड़ी में 21 सितंबर को राहुल गांधी मथुरा में पार्टी की एक वर्कशॉप को संबोधित कर यूपी में अपने मिशन की शुरुआत करेंगे और कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत बांके बिहारी के मंदिर में मत्था टेक कर होगी। हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो वहाँ जाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण अलौकिक हैं, भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, भगवान कृष्ण एक कूटनीतिज्ञ रहे हैं और महाभारत के संचालक रहे। वो उन्होंने ही दिशा दी और उन्होंने ही अर्जुन के सारथी बनके महाभारत का युद्ध जितवाया। दरअसल चुनावी हार के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की अंदरूनी रिपोर्ट में आलाकमान को बताया गया कि पार्टी की छवि एंटी हिंदू की बन रही है, जिसे सुधारना बहुत जरूरी है। जिसके बाद तमाम मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं के कदम छवि बदलने की दिशा में उठते दिखे। राहुल की केदारनाथ यात्रा, कार्यकर्ताओं को हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के निर्देश, अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों पर ज्यादती का भी जिक्र, गो हत्या पर पहली बार पाबंदी लगाने का श्रेय लेने जैसे कई काम किए भी गए। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि नरम हिंदुत्व के बूते क्या कांग्रेस बहुसंख्यकों का दिल जीत सकती है? एक के बाद एक चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन में ये बात सामने उभर कर आई कि कहीं न कहीं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बनी छवि उसको नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी बड़े वोट बैंक को जोड़ने के लिए बार बार अपनी छवि तोड़ने की कोशिश में है।
दिल्ली से कैमरामैन अजय के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। देश की मुश्किल यही चली है, हर किसी का नजरिया सियासत, राजनीतिक सत्ता पाना और उसके इर्द गिर्द आकर टिक चला है। और शायद वजह भी यही है, कहीं सवाल आरक्षण का हो तो जातियों के मद्देनजर, वोट बैंक का हो तो फिर उसके लिहाज से सॉफ्ट हिंदुज्म देख लीजिए या अल्पसंख्यक को देख लीजिए। लेकिन देश के भीतर आम लोग जो हैरान परेशान हैं, उसमें हम कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। हम आपको दो दृष्टि दिखलाते हैं। एक तरफ आज ही के दिन कश्मीर में जबरदस्त 1 बरस पहले झेलम नदी की त्रासदी हर किसी ने देखी थी, और आज के वक्त ही असम के भीतर भी बाढ़ आई हुई है। दोनों परिस्थितियों को मिला दीजिए और फिर इस रिपोर्ट को देखिए। पानी में डूबे असम की यह त्रासदी बरस भर पहले कश्मीर की याद हर किसी को दिला सकती है। अंतर सिर्फ इतना है कि दिल्ली और देश की नजर कश्मीर के बाढ़ पर कुछ इस तरह गई थी कि कश्मीर को बचाने के लिए सेना से लेकर मीडिया भी कश्मीर की वादियों में घुस गया। लेकिन असम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। असम के 20 जिलों के तकरीबन 2000 गांव शहर के 18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन अभी तक वैसी राहत पहुंची नहीं है जैसी साल भर पहले कश्मीर में पहुंची थी। वैसे इन तस्वीरों को देखकर याद कीजिए कश्मीर किस भयावहता से ठीक साल भर पहले गुजर रहा था। श्रीनगर के रिहायशी इलाके में 15 से 20 फीट तक पानी चढ़ चुका था। झेलम बेलगाम थी। राहत से लेकर मौत पर भी बहस हुई। सरकार ने कहा 31 जान गई, कश्मीरियों ने कहा 300 से ज्यादा मौत हुई। लेकिन आज की यह तस्वीर ब्रह्मपुत्र की है, जो ब्रह्मपुत्र बेलगाम है। सिर्फ गुवाहाटी ही नहीं, तेजपुर से लेकर जोरहाट और गोलापार से धुबरी तक, क्या गांव क्या शहर। सिर्फ खेती नहीं बल्कि रिहायश इलाके भी, सब कुछ पानी तले और जिंदगी नाव पर। राहत से लेकर मौत तक पर बहस असम में भी है। सरकार कहती है 41 मौत हो चुकी है। असम के लोग कहते हैं सैकड़ों मर चुके हैं, क्योंकि 1.25 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन पानी के नीचे है और मौत हर घर में सतह पर है। अभी तक तो बहुत क्षति हुआ है। मतलब अभी तो देख ही रहे हैं आप लोग, जो चारों तरफ तोड़ ही रहा है, 3-4 जगह में तोड़ गया। इसके लिए हम लोग तटबंध बचाने के लिए सारा रात काम किया। दोनों ही जगहों पर समानता यह भी है कि लोगों में गुस्सा है। कश्मीर में राहत और राहत पैकेज न मिलने का गुस्सा ठीक साल भर बाद इस हद तक उभर आया कि आज कश्मीरियों ने घाटी बंद कर दी। और जिस सीएम की सत्ता तले कश्मीर में बाढ़ आई, वही सीएम अब कश्मीरी आवाम के साथ खड़ा होकर पीएम मोदी को निशाने पर ले रहा है। मुल्क के वजीर आजम ने यहाँ श्रीनगर की सरजमीन पे आके कहा कि इस तरफ के कश्मीर को तो हमने जितना देना है हम देंगे, दूसरे तरफ के कश्मीर को भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारी मदद के लिए इंतजार नहीं किया, नहीं तो हमारी तरह उनका भी वही हाल होता जो आज हमारा हाल है। ये उमर का गुस्सा जायज है, क्योंकि झेलम की तबाही के बाद ही उमर की सत्ता गई और पीएम मोदी ने तब निशाने पर उमर अब्दुल्ला सरकार को ही लेकर राहत पैकेज का ऐलान कर कश्मीरियों के घाव पर मलहम लगाया था। लेकिन साल भर बाद भी राहत नहीं तो फिर घाटी बंद है। लोग गुस्से में है और उन्हें गुस्सा पीएम को लेकर है, और सरकार बंद करने वाले लोगों को दिन भर गिरफ्तार ही करती रही। तो आखिरी सवाल असम की इस बाढ़ का है, जहां दिल्ली की नजर अभी पूरी तरह गई नहीं, लेकिन कश्मीर में नजर गई तो राहत पैकेज आज तक नहीं मिला। ऐसे में असम में बाढ़ को लेकर राहत पैकेज का जो ऐलान हो रहा है, उस पर कितना भरोसा कोई असमिया करे, यह भी सवाल है। क्योंकि साल भर के भीतर असम में चुनाव होने हैं। सत्ता कांग्रेस की है, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में बाढ़ के वक्त सत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। बाढ़ के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता गई और माना जा रहा है कि पानी उतरने के बाद कांग्रेस की भी सत्ता असम से चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि दोनों जगह, चाहे वो असम हो या कश्मीर, मुश्किल में वो आम शख्स है जो बाढ़ से प्रभावित है और सब कुछ गंवा चुका है। उसे राहत चाहिए, उसे पैकेज चाहिए, उसे सियासत नहीं बल्कि वाकई जिंदगी चाहिए। और वजह भी यही है कि बार बार ये कहा जाता है कि दुनिया में कोई एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसके बाद लोग मानवीयता की दिशा में बढ़ जाते हैं, और एक तस्वीर दुनिया को बेचैन कर गई। याद कीजिए, एक बीच पर एक बच्चा मृत अवस्था में मिला था। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के सीमा के दरवाजे ही नहीं खुले, उन्होंने दिल भी खोल दिए विस्थापितों के लिए। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। एलन कुर्दी की इसी तस्वीर ने
करीब 20 लाख बच्चों को जिंदगी दे दी। जी, इसी तस्वीर के बाद यूरोपियन यूनियन ने विस्थापितों का स्वागत करने के लिए रास्ता खोल दिया। हर दिन करीब 42,500 विस्थापितों का दबाव यूरोपीय देशों में कुछ इस तरीके से पड़ रहा है कि इस तस्वीर से पहले यूरोपियन यूनियन में भी विरोध था कि वो कैसे इतने विस्थापितों को जगह दे। लेकिन इस तस्वीर के बाद से कमोवेश हर यूरोपीय देश ने विस्थापितों के लिए न सिर्फ बजट बनाया, बल्कि विस्थापितों की हर मुश्किल आसान करने के लिए देश की सीमा और दिल के दरवाजे भी खोल दिए। Just give a sign to them that they are welcome and they don't have to fear of Europe and that especially Germany is a warm country for them. नक्शे पर देखें तो टर्की सीरिया से लेकर जॉर्डन ट्यूनीशिया तक से करीब 1 करोड़ 10 लाख विस्थापित अगले 1 महीने में यूरोप के देशों में जगह ले लेंगे। इन विस्थापितों के लिए ग्रीस का समुद्री किनारा यूरोपीय देशों तक पहुंचने का पहला रास्ता है। ग्रीस से हंगरी और उसके बाद यूरोप के कई देशों में विस्थापितों का जाना लगातार बना हुआ है। हर देश ने अपना अपना कोटा भी तय किया है, कोटा बढ़ाया भी है, और इन सब के बीच कितनी जगहों पर अपने देश में विस्थापितों को कौन किस रूप में जगह देगा, इसका भी ऐलान किया जा रहा है। जर्मनी ने कहा वो 8 लाख विस्थापितों को जगह देगा, तो फ्रांस में 10 लाख विस्थापितों को जगह मिलेगी, हंगरी में 9 लाख, ऑस्ट्रिया में 6 लाख, इटली में 6 लाख, और इसी तरह तमाम देशों में अलग अलग तरीके से सबने कोटा तय किया। और हालात हैं कैसे, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पोप ने भी कैथोलिक परिवारों से विस्थापितों को मदद करने का ऐलान किया है, और उसके बाद से कमोवेश हर जगह विस्थापितों को पनाह देने के लिए परिवार के परिवार भी सड़क पर आ गए हैं। Well, you don't feel, you just do it. There isn't much thinking. I mean, these people really need help. They haven't really chosen, many of them. माना जा रहा है कि ISIS की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा विस्थापितों में आधे बच्चे हैं, और सबसे भयानक हालात इन्हीं बच्चों को लेकर है जिनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। उनकी उम्र किस देश में कितने दिन गुजरेगी यह भी पता नहीं, और तस्वीरें बयां करती है कि एक बड़ी तादाद में दूध मुँहे बच्चों को भी अपना देश छोड़ना पड़ा है। और इन सब के बीच कटघरे में खाड़ी देश हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने विस्थापितों को वो मदद नहीं की जैसी उनसे अपेक्षा थी। लेकिन सवाल सिर्फ विस्थापितों को मदद देने भर या उनके स्वागत का नहीं है, सवाल है कि मानवता के शर्मसार होने और आतंक के प्रसार का, क्योंकि जिस ISIS की वजह से लाखों लोग घर छोड़कर विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, उस IS पर अंकुश लग नहीं रहा, चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका। यूं खतरा तो भारत तक भी उसका पहुंचने लगा है। आज तक ब्यूरो। तेवर तलखी कमोवेश वैसे ही, लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल इसके आगे देखिए तो पिछले 15 बरस से आज तक नंबर 1 इतिहास लगातार रचा जा रहा है। कह सकते हैं इतिहास बदल भी नहीं रहा।